स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी जिनका एग्ज़ाम आज होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन हॉल में वीडियो को पूरा देख कर जाए। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है कि लिंग अनुपात का क्या अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न 2 अंक में पूछे जाएंगे। तो लिंग अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात भी कहा जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष अनुपात या फिर लिंग अनुपात कहते हैं। तो इस अनुपात को स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग देने के बाद 1000 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। भारत में लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या से है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री लिंग अनुपात कितना है, 943 है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। तो सावित्रीबाई फुले जिनका जन्म 1831 में हुआ था और मृत्यु 1897। सावित्रीबाई फुले देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विश्वविद्यालय की पहली प्राध्यापिका थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बीपीओ क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, बीपीओ का पूरा रूप है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यह सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उपयोग उद्योग कहा जाता है, जैसे कॉल सेंटर। यह उन प्रमुख उद्योगों में से है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ता जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दबाव समूह। 100% ये प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करिएगा। जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों अर्थात अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगता है, तब उसे दबाव समूह कहते हैं। अर्थात समाज के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालकर अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो उसे भी दबाव समूह कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनसंपर्क के साधन को मास मीडिया क्यों कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, रेडियो आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुँचते हैं। तो जनसंपर्क माध्यम अर्थात सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाना जनसंपर्क माध्यम कहलाता है, और इसके अनेक स्रोत हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न है तिभागा आंदोलन क्या था। तो ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे तिभागा या तिभागा आंदोलन कहते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी इसका प्रमुख क्षेत्र था। यह आंदोलन 1946 से 47 में हुआ। यह आंदोलन बटाईदारों का था, जो फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे, ना कि आधा या इससे भी कम। यह आंदोलन वास्तव में छोटे किसानों का था। AR देसाई कहते हैं कि यह आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक संघर्ष था, लेकिन इसने राजनीतिक रंग ले लिया। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है औद्योगिकरण। ये भी प्रश्न आप लोग का 100 में 100% पूछे जाएंगे, तो इसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उद्देश्य है। यह शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर अधिक निर्भर होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह प्रौद्योगिकी उन्नति की वह प्रक्रिया जो सामान्य उपकरणों से चलने वाले घरेलू उत्पादन से लेकर बृहत स्तरीय कारखानों के उत्पादन तक संपन्न होती है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है उद्योग, धंधे, कल कारखाने में बड़े तेजी से संख्या से खुलना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खदान एक्ट 1952 का परिचय दे। तो बताया जाता है कि केवल कोयले के खान में 5.5 लाख लोग काम करते हैं। उनके कामकाज, मजदूरी, सुरक्षा आदि बिंदुओं पर भारत सरकार द्वारा खदान एक्ट 1952 में लागू किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति खान में अधिक से अधिक कितने घंटे तक कार्य कर सकता है। यदि वह निर्धारित अवधि से अतिरिक्त काम करता है तो उसे घंटे के हिसाब से अलग भुगतान होना चाहिए। खदान कामगारों के लिए निर्धारित सुरक्षा के नियम का पालन होना चाहिए। तो खदान एक्ट के तहत में कोयले खदान में काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ, क्योंकि उनके लिए समय निर्धारित कर दिया गया था। इससे पहले उन लोगों को मनमानी खटाया जाता था और अतिरिक्त कार्य के लिए उसे अन्य पैसे नहीं दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कह रहा है आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिकीकरण यानी नगरीकरण आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण विशेषता यानी कि नगरीकरण है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नगरों का उद्भव, प्रसार एवं विकास होता है, जिसमें व्यक्ति नवीन जीवन पद्धति, मूल्यों, आर्थिक उन्मेषों, उत्पादन प्रविधियों तथा नई मनोवृत्तियों के सृजन कर जीवन निर्वाह करती है। इसके परिणाम स्वरूप परंपरावादी दृष्टिकोण तथा विचार समाप्त होने लगते हैं और समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील होने लगती है। अर्थात नगरीकरण में भीड़ भाड़ अधिक होते हैं। लोग व्यवसाय के तलाश में ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर नगरों की ओर स्थानांतरित होते हैं। आजीविका का साधन पाने के लिए लोग शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो वर्तमान समय में नेक्स्ट औद्योगिकरण, जिसके बारे में हमने अभी बताया है। इसके अलावा आप लोग को भारत में हरित क्रांति के बारे में भी 100 में 100% पूछे जाएंगे। हरित क्रांति अर्थात HYV हाइपर एलिडिंग वेराइटीज़ उच्च पैदावार किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था 1960 के दशक में। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो SS स्वामीनाथन थे।
और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं और चावल में 1960 से 70 के दशक में दोगुना वृद्धि हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो इसका देखिए, अधिक उपज देने वाली फसलों के कार्यक्रम लागू किए गए। आप लोग को बताएं कि HYV। और दूसरा है बहुफसल कार्यक्रम आरंभ किया गया। तीसरा पॉइंट है कि हरित क्रांति के लिए जरूरी था कि खेती वर्षा पर निर्भर ना रहे, इसके लिए बड़ी छोटी सिंचाई की योजनाएं बनाई गई। चौथा पॉइंट है सरकार द्वारा रासायनिक खादों के उपयोग पर बल दिया गया। पांचवा पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक तथा कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं हरित क्रांति हमारे एग्जाम के लिए आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो नगरीकरण यानी कि शहरीकरण आप लोग आराम से इसे बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है महिला आंदोलन पर एक समाजशास्त्री निबंध लिखे। तो महिला आंदोलन पर भी आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है आज के एग्जाम में। महिलाओं ने अपने आत्मरक्षा के लिए अपने जीविका में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया था। उनका हक था कि समाज में पुरुषों के समान ही बराबर का हक दिया जाए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में महिलाओं को पिछड़े यानी कि रखा जाता था, जो महिला के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसे घरेलू कामों तक ही सीमित रखे जाते थे। इसके अलावा बच्चे का पालन पोषण तक ही सीमित माने जाते थे। इससे महिलाओं का जीवन जो था पूरी तरह दुर्भर हो चुका था। महिलाओं ने एकजुट होकर क्या किया, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और महिला आंदोलन, जिसे महिला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो महिलाओं ने अनेक आंदोलन भी चलाए। चिपको आंदोलन 1973 में, ताड़ी विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में, तो देखिए ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर क्या होते हैं। सबसे पहले व्यवसाय को लेकर, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में व्यवसाय संबंधी अंतर बतलाए जाते हैं। ग्रामीण समुदाय मूल रूप से कृषक समाज है, इसके अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। जबकि नगरीय यानी कि शहर में समुदाय व्यापार और उद्योग का केंद्र होता है। नगरों में हमेशा बड़े बड़े उद्योग धंधे और व्यापार प्रतिष्ठानों की स्थापना होती रहती है। दूसरा प्रभावित क्या करता है, दूसरा का अंतर क्या है, पर्यावरण को लेकर। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में पर्यावरण संबंधी भेद है। ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण के निकट रहते हैं, इनका प्रकृति से सीधा संपर्क रहता है। जबकि नगरीय समुदाय अप्राकृतिक पर्यावरण के निकट होते हैं, यानी कि बनावटी दुनिया में जीते हैं। तीसरा है समुदाय, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में आकार संबंधी भेद है। ग्रामीण समुदाय आकार की दृष्टि से छोटा होता है, जबकि नगरीय समुदाय तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। नगर में व्यापार, उद्योग, शिक्षा, रोजगार आदि की सुविधा होती है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जनजातीय समाज की विशेषताओं का वर्णन करें। जनजातीय अल्पसंख्यक भी आप लोग को पूछा जा सकता है। अल्पसंख्यक से आप लोग क्या समझते हैं। तो जनजातीय समाज की विशेषता में क्षेत्रीय समूह, समान भाषा, बड़ा आकार, अंतर्विवाही समूह, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संप्रदायवाद के संकट को स्पष्ट करें। संप्रदायवाद के संकट को स्पष्ट करें। तो सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म अथवा धार्मिक समुदाय की वह उग्र भावना है जिसके अंतर्गत दूसरे धर्मों अथवा धार्मिक संप्रदायों के प्रति घृणा और विरोध का प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात सांप्रदायिकता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संघर्ष की भावना, जो एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति अग्रसर होता है। साथ ही हमारे देश में आरंभ में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ही दो ऐसे सांप्रदायिक संगठन थे जो हिंदू और मुसलमान के अतिरिक्त सिखों में भी ऐसे संगठन की संख्या बढ़ी है। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या या फिर अनेक प्रकार की भावनाएं रखते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहते हैं। तो आप लोग इसे भी नोट। नेक्स्ट प्रश्न है जनसांख्यिकी लाभांश का क्या अर्थ है। तो विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के सुधार से प्राप्त जनसंख्या वृद्धि के कम होने को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। यह लाभांश पिछले दशक में पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तरह तथा आज का आयरलैंड की भांति भारत को भी मिलना शुरू हो गया है। नेक्स्ट है वर्ग और जाति में क्या अंतर है। तो वर्ग वे समूह होते हैं जिसमें सीमाएं बनावटी, मनमानी और बाह्यवर्ती होती है। कोई भी व्यक्ति इन समूहों में प्रवेश पा सकता है। जाति की सीमाएं वर्ग समूहों की तुलना में अधिक कठोर और रूढ़ियों के पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। तो अपने राष्ट्र और उससे संबंधित हर चीज़ के लिए प्रतिबद्धता, आमतौर पर भावनात्मक प्रतिबद्धता राष्ट्रवाद है। हर हाल में, हर मामले में राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, उसके पक्ष में झुकाव रखना राष्ट्रवाद की पहचान है। यह विचारधारा की भाषा, धर्म, इतिहास, जाति, संजाति आदि की समानता समुदाय को विशेषता प्रदान करती है और ये राष्ट्रवाद का मूल आधार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जाति और जनजाति में क्या अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों, अवधारणा के रूप में जाति एक फैला हुआ सामाजिक समूह है जबकि जनजाति एक क्षेत्रीय समूह है। मैकाइवर का कहना है कि जब एक जनजाति अपने क्षेत्रीय पहचान खो देती है तो वह जाति का रूप ले लेती है, पर जाति का जनजाति का रूप नहीं लेती।
जाति विकसित होती है और इसका मुख्य धारा एकीकरण अधिक होता है, वही जनजाति कम विकसित होती है और इसका एकीकरण भी कम होता है। इसी तरह जाति व्यवस्था में सावयवी एकता पाई जाती है, संस्तरण होता है, संसाधनों का व्यक्तिगत अधिकारण होता है या फिर अधिकार होता है। ठीक इसके विपरीत जनजाति एक खंडात्मक और समतावादी व्यवस्था है, संसाधनों पर स्वामित्व सामूहिक होता है तथा इसमें स्त्रीकरण भी नहीं होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आगे हमारा प्रश्न है, अक्षमता और गरीबी के बीच एक गहरा संबंध है, कैसे? नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, हित समूह से आप क्या समझते हैं, तो अभी हमने बता दिए हैं। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात की व्याख्या करें, बता चुके हैं। जातिवाद सामाजिक एकता में बाधक है, कैसे? एक अच्छा प्रश्न होने वाला है ये, तो इसको हम देख लेते हैं। जातिवाद एक ऐसी विचारधारा जिसमें एक जाति के लोग दूसरे के अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी जाति का सहारा लेकर अन्य जाति के मानने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जातिवाद घृणा और हिंसा को जन्म देता है। यह प्रवृत्ति निंदनीय है। एक सोची समझी शरारत के द्वारा भी जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जो राजनीतिक सत्ता को हथियाने और आर्थिक सुविधा को पाने की अनाधिकार चेष्टा से जुड़ा रहता है। तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी होने वाला है। इसके अलावा पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताओं को चर्चा करें, संयुक्त परिवार के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो बड़ा आकार होता है, समन्वय निवास होता है, सामान्य रसोई होता है, संयुक्त संपत्ति होता है और कर्ता होते हैं। संयुक्त परिवार वैसे परिवार जिसमें माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी सब एक साथ रहते हैं, जिसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। पश्चिमीकरण के बारे में भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पश्चिमीकरण के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे राष्ट्रीयता तथा लोकतंत्र। इन दो विचारों का उदय पश्चिम में हुआ और शीघ्र ही इन विचारों ने सारे संसार को प्रभावित किया। तो एक ये भी अच्छा प्रश्न होने वाला है। उसके अलावा सामाजिक स्त्रीकरण पर चर्चा करें। तो आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।